अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा का फैसला कलअदम करार देकर उन्हें बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जिसमें साबिक वजीर आजम के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने साबित करना था कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए अदायगी की। सबसे अहम बात इन प्रॉपर्टीज की ओनरशिप का सवाल है। ना तो जबानी ना ही दस्तावेजी सबूत है कि ये प्रॉपर्टीज कभी नवाज शरीफ की मिल्कियत रही हों। बच्चों के नवाज शरीफ के जेर कफालत का भी कोई सबूत मौजूद नहीं। इन तमाम चीज़ों को इस्तिगासा को साबित करना होता है। कोई सबूत नहीं कि प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की मिल्कियत या तहवील में रहीं। अदालत ने नवाज शरीफ के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का मुख्तसर फैसला सुनाया और नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में सुनाई गई सजा कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। और इसके साथ साथ नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बर्रियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की मुखालिफत और दुश्मनी में बलोचिस्तान की हुकूमत गिराई गई। हमारी हुकूमत गिराकर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका गया। एहतसाब अदालत के तलब करने पर शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस में अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत को बताया कि उन्हें साफ पानी केस में बुलाया गया और गंदे नाले केस में गिरफ्तार किया गया। उनको कहा गया कि बेटे की शुगर मिल के बाहर गंदा नाला तामीर करवाया गया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि आज वो इस अदालत में हाजिर हुए। आज ही नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में इंसाफ के लिए हाजिर हुए। नवाज शरीफ से लेकर पूरे शरीफ खानदान ने जो सऊबतें झेली वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। नवाज शरीफ के सामने मरियम को हथकड़ियां लगाई गई। हमने जेलें काटी, नवाज शरीफ ने जिलावतनी काटी और अब फिर मुल्क में वापस आए हैं। नवाज शरीफ ने खुद को कानून के सामने पेश कर दिया है। उनका कहना था कि 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। 9 मई को एक साजिश की गई। 9 मई को फौज में बगावत की भयानक साजिश थी। फौज में तख्ता उलटने की साजिश की गई। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। शहबाज शरीफ का कहना था कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। कानून और जमहूरी तकाज़ों की यही मंशा है। लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि वो इंसाफ के लिए लाहौर की अदालत में पेश हुए। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं। ये है जी आज का सियासी मंजरनामा। इस पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए सवाल इस तरह से, 2017 का नाअहल नवाज शरीफ एवनफील्ड में बरी, क्या नैब तब दुरुस्त था या आज दुरुस्त है? शहजाद चौधरी साहब, 6 साल पहले एक फैसला दे के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया गया कि सादिक अमीन नहीं, आज बरी कर दिया गया है। अवाम क्या समझें? जो कल था वो दुरुस्त था, जो आज है वो दुरुस्त है। आज नैब पर भी तनकीद हुई, नैब खुद अपने मामलात से पीछे हट गई। आयशा, मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, शायद मेरे ख्याल में कि वो सही अक्कासी शायद करे। वो ये है कि हर दौर का नैब अपने दौर में दुरुस्त हुआ करता है। तो अगर इससे आपके सवाल का जवाब किसी हद तक सेटिस्फाई हो जाए तो मेरे ख्याल में कि वो एक इसका सही जवाब होगा मेरी नज़र के अंदर। देखिए, जहाँ तक सवालात लोगों के दिमागों में हैं वो अपने तौर पे मौजूद हैं। 4 साल तक नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी, जबकि बेशक उनकी पार्टी यहाँ पे थी, उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने हुकूमत भी की 1.5 साल 16 महीने के लगभग, लेकिन उस सारे दौरान में एक ऐसे वजह से गए और जिसके बाद वो 4 साल का अरसा बाहर गुजार के आए और फिर ऐसे वक्त में वापस आए जैसे कि इंसान अपने दफ्तर आता है। यानी रिहाइश आज तो जो कि कौशर हो गई एवनफील्ड वाली उनकी, और क्योंकि उसके ऊपर किसी को कोई एविडेंस नहीं सामने आ सका, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान एक दफ्तर है या एक पाकिस्तान एक घर है, और घर कहाँ है? ये वो चीज़ें हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे एक दो चीज़ें और भी कहने दीजिए नवाज शरीफ साहब के, क्योंकि हम बहुत बहस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतनी पोलराइज्ड हमारी सोच हो चुकी है कि हम जो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं हम उनको भी भूल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की जो अंदाज़े हुकूमत रहा है, उसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव आती हैं आपको नज़र। एक तो ये कि वो अपने लिeutenants जो उनके साथी हैं उन पे एतमाद बहुत ज़्यादा करते हैं, गालिबन हद से ज़्यादा एतमाद करते हैं, ख़ास तौर पे डार साहब या बाकी लोगों पे। यानी वो जो खुद वज़न उठा के चलना होता है वो अपने दोस्तों का वज़न भी खुद उठा लेते हैं अगर उनसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हों। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ ट्रेड और इंडस्ट्रीज, ये 2 चीज़ें हैं जो कि उनके दौर में उनकी स्ट्रेंथ है।
लेकिन इसको जो चीज़ शेडो करती है, जो एक उसके ऊपर साया डालती है, वो बदकिस्मती से वो कहानियां हैं जो कि टीटीज की हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की हैं, और पाकिस्तान ने बहुत सख्त वक्त गुजारा है फैटफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें कुछ और एंगल्स भी थे, टेरर फाइनेंसिंग का एंगल भी था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा इशू था और बड़ी मुश्किल से हम वहां से निकले और वहां से गुजरे। लेकिन ये हमारी लीडरशिप और नवाज शरीफ साहब सबसे तजर्बाकार लीडर होने के नाते मेरा ख्याल है वक्त आन पहुंचा है कि अब जब उनके मामलात आहिस्ता आहिस्ता सुलझ रहे हैं, गो कि अभी भी एक बड़ा मसला है, वो ये है कि जो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, जो कि उनकी नाअहली के बारे में थी, ताय्यात नाअहली के बारे में, और ख़ास तौर पर उनके ऊपर वो जो चाहे वो कहें कि अकामा के सिलसिले में था या किसी और सिलसिले में, लेकिन एक नाअहली लग गई थी, उसको अपील करना अभी बाकी है। और अगर वो भी अपील सेट असाइड हो जाती है और वो रिजॉल्व हो जाती है, तो फिर उस सूरत में नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि वो गलतियां जो कि सियासतदानों से आम तौर पे हो जाती हैं, यानी आप देखिए, मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा, किसी के सरे पैलेस का कह लीजिए, किसी के हार का कुछ कह लीजिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे हाँ ये तो तवक्को थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब और उनके लोग जो उनकी जो सियासत है, उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि इस किस्म के इतने बड़ी बड़ी स्टोरीज निकलेंगे उसके अंदर। और ये है वो मसला जो कि नवाज शरीफ साहब के लिए हमेशा मेरे ख्याल में उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी लीडरशिप के ऊपर कुछ ना कुछ साया डालता रहेगा। बाकी जो हुआ है उनके हक में बहुत अच्छा है। नैब हर दौर का हमेशा दुरुस्त ही हुआ करता है जब तक नैब को हम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर देते। दुरुस्त हो गए। इफ्तिखार साहब, तो क्या इस कौम के लिए हर 3-4 साल बाद सच दुरुस्त की तारीफ बदल जाया करेगी? और क्या आज नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ? 5-6 साल जो पढ़ाया गया, जो कौम को बताया गया, उसका क्या किया जाए? कोई सच नहीं पढ़ाया जा रहा था, इल्ज़ाम तराशी थी और मीडिया सारा शामिल था। ये हुआ। अगर कोई सच होता तो प्रोसिक्यूशन कुछ ना कुछ तो लेके आती। जब प्रोसिक्यूशन कुछ ना लेके आएगी तो आप बिलावजह सज़ा किसी को देने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपकी वो ख्वाहिश तो आज पूरी नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए, और किसी के ख़िलाफ़ भी आपकी ऐसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होनी चाहिए। जो ऐसे इदारे होते हैं एंटी करप्शन जैसे और नैब जैसे, इनको मुकदमा साबित भी करना है। ये नहीं कि मीडिया को इस्तेमाल करके और मीडिया में अपने आदमियों को इस्तेमाल करके दूसरों की ज़िंदगी हराम कर दी जाए। ये गलत है। मैं आज ये सवाल करने में हक रखता हूँ कि 6 साल उस आदमी के साथ जो किया गया, जो गाली दी गई, जो कॉलम लिखे गए, जो प्रोग्राम करवाए गए हज़ारों की तादाद में, क्या उनको शर्म आएगी आज? क्या वो ये सवाल उठाएंगे कि प्रोसिक्यूशन नाकाम हुई? क्यों नहीं तस्लीम करते कि प्रोसिक्यूशन आपकी जो है वो नाकाम होती है? ये सिर्फ नवाज शरीफ के केस में मैं नहीं कह रहा। आप पाकिस्तान की अदालतों में चलने वाले तमाम बड़े अहम मुकदमात को देख लें, वहाँ पे प्रोसिक्यूशन अपनी मुकदमे को सही साबित नहीं कर सकती। कत्ल के मुकदमात में भी प्रोसिक्यूशन ईमानदारी से काम नहीं करती। इसका मतलब है प्रोसिक्यूशन का जो महकमा है, खा वो नैब का है, खा एंटी करप्शन का है, खा अदालती निज़ाम में है, वो बहुत कमज़ोर है, वो तरबियत याफ्ता नहीं है, उसको ढंग और सलीका नहीं आता। अब ये तो नहीं है कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूं और 6 साल तक आपको मैं रुस्वा करता रहूं और मैं आपके ख़िलाफ़ कुछ साबित न करूं। तो उन प्रोसिक्यूशन करने वालों के ख़िलाफ़ भी मुकदमात होने चाहिए। जिन्होंने ये मुकदमा इनिशिएट किया उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात होने चाहिए कि वो क्यों नहीं साबित कर सके। ये तो कोई बात नहीं किसी की आप इस तरीके से ज़िंदगी हराम कर दें। सर, नैब जवाबदेह होगी? बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं है तो होना चाहिए। आई एम डिमांडिंग इट एज ए पाकिस्तानी, आई एम डिमांडिंग इट कि ये सिर्फ नैब की बात नहीं मैं कर रहा, आप बार बार नैब कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ तमाम मुकदमात में जहाँ प्रोसिक्यूशन नाकाम हो जाए, कातिल बरसरेआम खुले फिरें और वो कहें क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा अदालत में। इससे प्रोसिक्यूशन निज़ाम को रिवैम्प करो, इसको दोबारा देखो। इसमें जो खामियाँ कोताहियाँ हैं तरबियत में, इनकी भर्ती में, इनको ले जाने में, इनको चेक करो। मैं आपको सैकड़ों ऐसे वाक़यात बता सकता हूँ कि लोगों को सज़ाए मौत जो हुई वो इसलिए ख़त्म होगी कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। एक आधा लकूना को ऐसा छोड़ गया प्रोसिक्यूशन कि उनको सज़ाए मौत ख़त्म होगी। जिन लोगों की सज़ाए मौत ख़त्म हुई, क्या उन्होंने लोगों को कत्ल नहीं किया था? क्या जिनको उन्होंने कत्ल किया था उनको कब्रों में दफनाया नहीं गया? ये मजाक बस करें। हम इस बात को कहें कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसमें जो खामियाँ और कोताहियाँ, हम इसको दुरुस्त करें। और अगली जो एक बात कही कि हाँ, एक बात पे मैं सख्त पॉइंट आउट करना चाहूँगा अपनी तरफ से, टेरर फिनांसिंग का कोई इल्ज़ाम इस सारे मुकदमे में नहीं था। सो प्लीज़
हम इसको कंफ्यूज न करें। इसकी ये फैटफ की बिल्कुल मैं टेरर फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ। मुझे पर फैटफ में क्या कहा, क्या फैटफ में ज़ेर बहस भी आया मुकदमा, या इसको पेश भी किया गया, या इसको पेश भी किया गया। ये हमारी आदत हो गई है, हम हर चीज़ को एक ही गो में कह देते हैं, सवाल कुछ और हम जाते कहीं और हैं। एक मिनट सर, इफ्तिखार साहब एक मिनट मुझे बात करने दीजिएगा। गलत, मैंने टेरर फाइनेंसिंग पैटफ के कॉन्टेक्स्ट में बोला था, मैंने नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। ठीक है, थैंक यू। मैंने इसलिए कहा था, इसलिए सुन लीजिए बात को, नवाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों के ऊपर भी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक इल्जाम, बहुत बड़ा इल्जाम रहा है, गलत है। लेकिन मैंने साथ ही साथ दूसरों को शामिल किया टेरर फाइनेंसिंग की बात करके। कोई पॉइंट नहीं, समझे बात को, मैं बात को समझ गया हूँ। और अब मैं बात को समझने, मैं बात को फेस वैल्यू पे मत लिया करें बात को थोड़ा, मैं बात को बहुत गहराई में, स्टॉक में नहीं जाएंगे, मैं बात को बहुत गहराई में ले गया हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने टेरर फाइनेंसिंग मैंने बराबरी की कोशिश की है मेंशन करके। ओके, ठीक है। अब सुन, मेरा पॉइंट अभी तो सुन लो भाई, मेरा पॉइंट अभी सुन लो। मैं इस किस्म के इल्जामात जो लगाए जाते हैं उनकी सख्त मजम्मत करता हूं, क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सकती तो आप लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। और आखिरी बात मैं कहता हूं, ये जो क्रेडिबिलिटी थी स्टोरियों की, इसका भी तो जवाब दें मेरे दोस्त कि इतना साल ही चलाते रहे। अगर ये क्रेडिबल स्टोरी होती तो सजा होती। ठीक है, चलें जी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। ज़ैगम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सवाल वही है, लेकिन आज जब अदालत नैब से बार बार शवाहिद की बात कर रही थी और फिर वहां पे कोई जवाब नहीं था, तो अदालत ने पूछा कि फिर अगर आपके पास शवाहिद नहीं तो रेफरेंस क्यों बनाया? तो नैब ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस बनाने का हुक्म दिया। सर, ये फरमाइएगा कि अगर फिर इसे अदालत से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहा जाए तो क्या आज के अदालती फैसले को अंडू करके अजाला कहा जाएगा? क्या दुरुस्त रहा, कल या आज? नैब तो कल भी नैब था, आज भी नैब है और कल भी नैब रहेगा। कल जब ये केसेस बन रहे थे तो इस वजह से नहीं बन रहे थे कि नैब को कोई बहुत ही बुखार चढ़ा हुआ था कि मुल्क से करप्शन को ख़त्म करनी है। आज नैब के प्रोसिक्यूटर अगर वकील सफाई बने हुए हैं तो वो इस वजह से नवाज शरीफ के वकील सफाई नहीं बने हुए कि उनको एकदम से एहसास हो गया है कि हमने जो केसेस बनाए थे वो नाइंसाफ़ी पर मबनी थे। नाइंसाफ़ी तो हो गई। एक वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से निकाला गया, उसकी तजलील की गई, उसको जेल में डाला गया, उसकी फैमिली मेंबर्स को जेल में डाला गया, उसको जलावतनी भुगतनी पड़ी। ये सब कुछ तो वापस नहीं हो सकता। निज़ाम इंसाफ को, सिर्फ नैब को ही नहीं, हमारे निज़ाम इंसाफ को इस सवाल का जवाब तो देना होगा। वो क्या दौर था, कैसे हो रहा था कि एक MNA, हनीफ अब्बासी की बात कर रहा हूँ, पता चला कि उसकी फैक्ट्री में मुनशियात बनती हैं। साबिक वज़ीर दाखिला जो है वो अपनी कार में हेरोइन 20-20, 30-30 किलो हेरोइन खुद बजाते खुद जो है वो स्मगल कर रहा था। इसहाक डार का पता चला कि वो टैक्स एवेडर है। मरियम नवाज की कैलिबरी फ़ॉन्ट जो है वो एक बहुत बड़ा जुर्म निकल कर आ गया। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक नई जुरिस्प्रूडेंस बना दी। वो कवानीन, वो आर्टिकल्स जो मौजूद थे लेकिन कभी उस तरह से तशरीह नहीं की गई थी, 62(1)(f) को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसकी बुनियाद बनाकर वज़ीर आज़मों को निकालना शुरू कर दिया गया। इस तरीके से कभी सुओ मोटो को इस्तेमाल नहीं किया गया था जिस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। अब इस केस में तो जान नहीं थी, एवन फील्ड में तो कोई जान नहीं थी। आप देखिए पहले भी जब हाई कोर्ट में इस पर अपील, मरियम नवाज की जब अपील का मामला आया था तो उस वक्त जो ऑब्जर्वेशंस दी थी उसका फैसला करते हुए हाई कोर्ट के जजेस ने, उस वक्त उन्होंने क्या लिखा था? उस वक्त ही उन्होंने इस केस को उखाड़ कर फेंक दिया था। और अब दोबारा जो उन्होंने इसको कहा है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने इसको मिलियामेट करके रख दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुल्क इसी तरह हमने चलाना है? क्या एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जाना है? क्या हमने इस मुल्क में कोई निज़ाम इंसाफ ऐसा कायम ही नहीं करना जिस पर सबका एतमाद हो, जो सब कह सके कि हाँ ये ठीक है? क्या हमने वाकई करप्शन को ख़त्म नहीं करना? बहुत से सवालात हैं, बहुत सी बातें हैं जिस पर पाकिस्तान की रूलिंग फैमिलीज को जवाब देना है। टीटीज का मामला संजीदा मामला था, अगर टैक्स एवेजन थी तो भी संजीदा था। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी और खाली टैक्स एवेजन थी
तो तब भी संजीदा मामला था, जवाब तो देना बनता है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमतों के दौर में, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमतों के दौर में उनके बिजनेसेस ने, उनकी फैमिलीज ने, उनके दोस्तों ने जो फायदे उठाए, क्या उसका कोई जवाब नहीं बनता? क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरीके से अरब रुपए की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जमीन जो है, जो गरीबों की रिहाइश के लिए मुख्तस की गई थी, वो एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून को दे दी, हिसाब नहीं बनता, उसका कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। उनके जो जेली अकाउंट निकले बने हैं, ए से बी से सी तक पूरी आप ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन उनसे हिसाब नहीं लिया जाता। क्या हिसाब नहीं बनता? हिसाब सबका बनता है, हिसाब नहीं लिया जाता। प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जो काम जिस वक्त कन्वीनियंट हो वो किया जाता है, जब कन्वीनियंट हो, जब ज़रूरत हो तो रगड़ा लगाया जाता है, नाजायज़ भी लगाया जाता है, और जब ज़रूरत ना हो या ज़रूरत हो आप कह लीजिए, तो उस वक्त गैर ज़रूरी तौर पर भी रियायत दी जाती है। ठीक है, अभी उनकी अपील है, मैं समझता हूं उसमें वो बरी हो जाते। क्या आप मुझे बताइए, इस अपील के दरमियान में प्रोसिक्यूटर को इस तरह बिहेव करना चाहिए था जैसे उसने किया? प्रोसिक्यूटर होता है या वकील सफाई होता है? उसने प्रोसिक्यूशन वाली साइड दिखानी थी, अदालत को यह बताना था कि केस में कहां कहां मेरिट मौजूद हैं, या उसने वकील सफाई बन जाना था? दुरुस्त। ये भी तो सवालात है ना जी। मेरे ख्याल में जी, एक सवाल मेरे ख्याल में ये सब चीजें हमें देखनी होंगी और निज़ाम इंसाफ को देखना होगा, खास तौर पर जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, दुरुस्त हो गया, जिसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट का टूल बनाया गया है दहाइयों से, उसको मुकम्मल तौर पर रिवैम्प करना होगा। नैब को तो खुदा के वास्ते आप खत्म ही कर। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, ये जो सारे बातें आपने की, ये इशारा कर रही है कि मैं क्या फजूल सवाल कर रहा हूँ। साहब की तरफ जा रही हूँ। ये जो आपने सारी बातों की निशानदी की, क्या इसका इत्लाक सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदानों पे भी होता है कि आप पसंद करेंगे? रूलिंग फैमिलीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। चले रूलिंग फैमिली कौन है? चले जी, मैं सियासतदानों से रूलिंग मैंने अर्ज किया, आप बिल्कुल ठीक सवाल है सर, मैं आपसे इत्तफाक करो, मैंने ये अर्ज किया कि जिसको सियासत की मैनेजमेंट का टूल बनाया गया है, ठीक है जी, निज़ाम इंसाफ जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का टूल है, तो उसका क्या मतलब है? जब आप करप्शन के खिलाफ जाएंगे तो सबको अकाउंटेबल बनाएंगे। ठीक हो गया, दैट इज माय डिमांड। अफसार साहब, 2017 का नाअहल नवाज शरीफ एवनफील्ड में बरी, क्या नैब तब दुरुस्त था, आज दुरुस्त है? मुबारक हो, आपने किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ के नाम के साथ आज भी नाअहल लगा ही लिया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लगाया, मैं तो उस नैब पे सवाल कर रही हूँ जो अदालत को बता रहा है मैं कैसे काम कर रहा हूँ। उस वक्त तो 2017 में तो इंस्ट्रक्शंस आती थी कि ये कहना है नाम के साथ नाअहल, तो आपने आज भी कर लिया, बड़ी आपकी बहादुरी है। और मैं इस पे क्या जवाब दूं? मैं 2 करेक्शन सिर्फ करना चाहता हूँ, यही मेरा जवाब है। शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान ना किसी का घर है ना दफ्तर। मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ कि करेक्शन करना चाहता हूँ कि वाकई वो सही कह रहे हैं, पाकिस्तान एक तजर्बागाह है जहाँ पे तजर्बे करने चाहिए और अपने अपने घर वालों की पसंद के प्रोजेक्ट ला के उनको लॉन्च करना चाहिए इस मुल्क पे। और दूसरी बात की है इफ्तिखार अहमद साहब ने, उन्होंने कहा 6 साल उस आदमी के साथ क्या किया गया। वो आदमी जाने, उसका अल्लाह जाने और ये निज़ाम जाने। मैं तो आपको वादा करता हूँ कि मैं यौम आखिरत भी और दुनिया में भी मौका मिला तो मैं उन लोगों को गिरबान से पकड़ूंगा जिन्होंने पिछले 11 साल इस मुल्क के साथ जो कुछ किया। नैब को आपने एक मुर्दे घोड़े को हंटर मारते रहे, जिनका कसूर है उन पे बात करें। नैब है, अदलिया है, पैमरा है, पार्लियामेंट है, मीडिया है, सब पिट्ठू हैं, सब कठपुतलियां हैं। सर, ये मुर्दा घोड़े अवाम ने तो बना के रखे नहीं है। ये सर, ये मुर्दा घोड़े अवाम ने तो बना के रखे नहीं है। फिर बात ये एक चेयरमैन नैब आता है, एक मामला शुरू करता है, दूसरा आता है वो उसको बंद करता है, तीसरे को शुरू कर लेता है। अवाम तो फिर उन लोगों को ही सवाल कर सकती है ना अफसार साहब, जिनको मुंतखब करके भेजती है, जिन्हें मुंतखब करती है, जिन्हें वोट देती है, जिन्हें इख्तियार देती है फैसले का। किसे इख्तियार देती है अवाम सर? तो उनको तो अब मीडिया वाले बताते हैं ना आवाम को सही। अब नाम लेना, जावेद इकबाल को गिरबान से पकड़ के घसीट के लाएं, कटहरे में क्या किया था? सर, अभी हुकूमत बैठी थी 2 महीने पहले तक, इत्तेहादी हुकूमत सारी जमातें शामिल थी, उन्होंने क्यों नहीं किया ये सब कुछ? हुकूमत तो बताएं, नाम लेते ना, आप नाम लेना
बिल्कुल नहीं आप सर। नाम लें ना, हुकूमत को कहें, जो 1.5 महीने पहले नहीं 4 महीने पहले हुकूमत बैठी थी उसको कहें। अवाम को जिम्मेदारी सियासतदान को देते हैं, जिसे मुंतखब करके पार्लियामान में भेजते हैं कि हमारे लिए पॉलिसी बनाओ, तुम जिम्मेदार हो हमारे वोट के। तो मीडिया की क्या जिम्मेदारी है? हम वजीर आजम बनाते हैं, वजीर आला बनाते हैं। मीडिया का दिमाग नहीं है। मुझे शहजाद साहब से बात कर लीजिएगा, लेकिन मुझे बताए मीडिया का दिमाग नहीं है, मीडिया का दिल नहीं है। मीडिया सिर्फ कठपुतली है, बताए ना सच क्या है झूठ क्या है, बताए ना। जज्बाती होना तो शायद किसी भी मामले का हल ना हो, किधर है ना गुफ्तगू कहीं जा सकेगी इस मामले में। है ना, तो क्या करें हम? जज्बाती होने के अलावा कर क्या सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं जज्बाती होने के अलावा? हमें तो सच भी नहीं बोलने दिया जाता, किसी के पास भी नहीं तो कहें आप। मैं तो कह रही हूँ आप मेरा साथ दें। शहजाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें सर, शहजाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। मैं कह रहा हूँ इस प्रोग्राम के से अगर आप सारे एग्री करें तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं आने वाली गवर्नमेंट को कि नैब के इदारे को जो चेंजेस करनी है, जो उसमें तरमीमें करनी है वो करें, लेकिन जजों और जर्नैलों को भी उसके तहत लेके आए। नैब का इदारा रहना चाहिए और जज और जर्नैल भी उसके नीचे आने चाहिए। ठीक है, ये शहजाद साहब तजवीज रख रहे हैं कि आवाज कंसर्न और छोटा सा इजाफा कर लें जी, एक छोटा सा इजाफा कर लें कि जिसका जो काम है वो करे, क्योंकि अगर आप किसी और को आगे रख के पीछे से काम करवाएंगे तो फिर गाली नैब को पड़ेगी, करवा पीछे कोई और रहा होता है। सर फिर वही बात आ गई ना, अपने अपने ओथ के मुताबिक काम करें, वो आगे वाले भी वो काम ना करें जिनकी जिम्मेदारी नहीं। एक ब्रेक तरीका निकल जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और लाज किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, नए जानशीन नामजद किए गए हैं, उस पर गुफ्तगू रहेगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर बरोज हफ्ते को करवाने का ऐलान करते हुए कहा है कि इमरान खान ने आरजी चेयरमैन के ओहदे के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आरजी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहा है। जब तक इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस का फैसला नहीं होता उस वक्त तक वो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। अली जफर ने कहा कि पीटीआई में बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे लोग अपने ओहदों पर ही रहेंगे, चेयरमैन आरजी तौर पर नया बनाया जा रहा है। अली जफर का कहना था कि इमरान खान कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को कोई बहाना नहीं देना चाहते कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान पार्टी से वापस ले, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दे या फिर पार्टी के नामजद उम्मीदवारों की नामजदगी को मुस्तरद कर दे। वो ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। अली जफर ने कहा कि इमरान खान का कहना था कि अवाम हमारे साथ हैं, जब भी इलेक्शन होंगे हम जीतेंगे। मैं आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता हूँ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि वो चाहते हैं कि तोशा खाना केस का जल्द फैसला हो, फैसले के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा लड़ेंगे। फिलहाल आर्जी तौर पर इंट्रा पार्टी के इंतजामात किए जा रहे हैं, इसके तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे, जो भी पैनल है उसकी मंजूरी दी जाती है। सीनियर पार्टी क़यादत से फैसले करवाए जाएं और इलेक्शन करवाएं। अली जफर ने कहा कि उन्होंने इमरान खान के फैसले सीनियर क़यादत के सामने रखे जिनकी उन्होंने मंजूरी दे दी है। इमरान खान तोशाखाना केस का फैसला हो जाने तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि ये -1 है, ना ही कोई बगावत है। चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें आर्जी उम्मीदवार बनाया है। अली जफर के ऐलान के बाद क्या पीटीआई में तजाद की खबरें खत्म हो जाएंगी और इस फैसले का सियासी इम्पैक्ट क्या रहेगा, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, चेयरमैन पीटीआई के नामजद जाज नशीन बैरिस्टर गौहर अली खान, क्या पीटीआई किसी बड़ी तकसीम का शिकार हो सकती है? इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में ये एक अहम फैसला है, इसके इम्पैक्ट किस किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और उसके वोटर तक जा सकते हैं? देखना यह है कि जो आर्जी चेयरमैन का कोई वजूद है इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट में या नहीं, और अगर आर्जी चेयरमैन का कोई वजूद नहीं है इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट में, तो फिर उनका ये कहना एक सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन कानूनी इसकी हैसियत कोई नहीं। दूसरी बात है, जिस दोस्त को बैरिस्टर गौहर को बनाया गया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका माजी में तल्लक रहा। बरतानिया और अमेरिका में उन्होंने तालीम हासिल की और वो इस वक्त जो मुकदमात हैं वो लड़ रहे हैं। वो मानेगा की गवाही को बारे में कहते हैं अदालत कोई नहीं मानेगी। वो ये कहते हैं कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत फौरी तौर पे करनी चाहिए। अब इन हालात में उन्होंने एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश की, शर्तिया तौर पे। मशरूत फैसले मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल नहीं होंगे। मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये कहता रहा और आज फिर कहता हूँ कि पार्टी को उसके
निशान से महरूम नहीं करना चाहिए और पार्टी को इलेक्शन में जाना चाहिए। अब दोनों इजाज़तें उनको मिल गई हैं, अब देखते हैं पार्टी क्या करती है। अब पार्टी के अंदर क्या इख्तिलाफात पैदा होते हैं, मैं उस पर इसलिए बहस करना मुनासिब नहीं समझता। ये तो होनी है, क्योंकि जो खेल शुरू हुई है ये खेल इसलिए तो नहीं खेली जा रही जिसका इजहार आज वो कर रहे हैं। ये खेल इसलिए खेली जा रही है कि इख्तिलाफ हो, पार्टी और कमज़ोर हो। मैं इसके ख़िलाफ़, मैं सियासी जमातों की कमज़ोरी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन सियासी जमातों के लीडरों को भी तो सोचना चाहिए। अगर माजी में सियासी जमात का एक लीडर इस मामले को मान लेता है, इस फैसले को मान लेता है और उसके नतीजे में वो फैसले करता है और भुगतता है टिकट देने के मामले में और निशान देने के मामले में, तो फिर दूसरे को भी उससे सीखना चाहिए और समझना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, इस वक्त मुल्क में निगरान सेटअप कायम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी निगरान सेटअप पे बात की जा रही है। क्या खबरें कुछ ऐसी रही कि निगरान सेटअप की तवालत को लेकर भी र्यूमर्स चलते रहते हैं? पीटीआई का जो ये फैसला है, यहाँ भी निगरान सेटअप तूल पकड़ सकता है या फैसला पीटीआई के हक में जाएगा? फॉर द मोमेंट तो मेरे ख्याल में जो पीटीआई ने कदम उठाया उससे एक उम्मीद ये पैदा होती है कि जो खदशा हम सब जिसका इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी पाकिस्तान की सियासत से आउट हो जाएगी, शायद उसके चांसेस कुछ ही हद तक कम हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत के हक में अच्छा है, पाकिस्तान की सियासत में और सियासी मंजरनामे के लिए अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात ये क्यों किया गया, मेरी नज़र में इसलिए किया गया कि किसी भी सियासी शख्स को अगर प्रेसिडेंट इसको बनाया जाता इंटरिम चेयरमैन या एक्टिंग चेयरमैन, तो मुमकिन वही था कि वो सियासी होने की वजह से अली मोहम्मद खान हैं, असद कैसर हैं, इस तरह के बाकी उनको किसी ना किसी चीज तरीके से धर लिया जाता किसी मुकदमे के अंदर। तो ये प्रोफेशनल लोग हैं, वकील हैं, तो जाहिर है कि इनके ऊपर कोई इस किस्म का फिलहाल क्योंकि इनका तल्लक भी ऐसा नहीं था तो इनको पकड़ा नहीं जा सकता। ये कायम रहेंगे अपनी पोजीशनों के अंदर जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इमरान खान साहब के लिए वो ये चीज है कि उनको ये देखना है कि क्या वसीम, वकार, इंजमाम और जावेद मियांदाद के बगैर वो अभी भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं कि नहीं। उनका ख्याल ये है, मुझे लगता है इस तरीके से, कि अगर ये ना भी हों तो वो अकेले ही चैंपियन है, अकेले ही वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जिस उम्र में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था उनके नीचे ये तमाम सितारे मौजूद थे जिन्होंने उनको मदद की। तो टीम क्रिकेट खेलने वालों की, अगर क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना हो तो क्रिकेट खेलने वाले चाहिए होते हैं। ये ले आए हैं लोग, इनको अगर मैं कहना नहीं चाहता, लफ्ज ठीक नहीं है, लेकिन हम खंभों की बात करते थे, अगर ये खंभे हैं तो फिर वो टेस्ट होने जा रहा है कि क्या इमरान खान का वोटर आज खंबे के लिए बाहर निकलेगा या उसको ये सबक देगा कि नहीं, तुम्हारी सेकंड टियर लीडरशिप भी होनी चाहिए थी, तंजीमी सलाहियत भी होनी चाहिए थी ताकि तुम पार्टी को एक पाल पार्टी बना के रख सको। वैलिड पॉइंट। क्रिकेट तो खैर पुरानी बात होगी, मगर पॉलिटिकल टीम उनकी गुज़िश्ता हमने पौने 4 साल में देखा डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरह के वादे थे। देखना है कि जो अब इस वक्त लीगल फेस दिया जा रहा है पीटीआई को वो कामयाब रहता है। यानी इस पर जानेंगे राय अब्सार साहब और जैगम साहब की इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अब्सार साहब, गुज़िश्ता रोज से पीटीआई के अंदर से तजाद सामने आ रहा था, खबरें सामने आई थी। जो कल वकला मिले वहां से एक बात, फिर आज मिले वहां से एक बात। वकला इस वक्त पीटीआई का चेहरा बने हुए हैं, फ्रंट रनर्स हैं आने वाले इंतखाब के लिए। ये जो फैसला लिया गया है सियासी एतबार से फायदा देगा, दुरुस्त फैसला है? देखिए, सियासी एतबार से ये फ़ायदा देगा कि नहीं देगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस फैसले पे ताज्जुब इसलिए है कि पीटीआई का क्या विजन है। अब देखें ना कि उनके 100-150 एमएनएस थे, उनमें से क्या एक भी इस काबिल नहीं था कि वो पार्टी की सदारत कर सकता। और 35 मेरा ख्याल मेंबर हैं कोर कमेटी के जी। और उनके मैं नाम आपको पढ़ के सुना सकता हूँ अगर आप चाहती हैं तो उनमें से एक मेंबर भी इस काबिल नहीं था कि वो पीटीआई की चेयरमैनी उसको मिल जाती आर्जी तौर पे। एक ऐसा शख्स जो शायद पार्टी का बुनियादी रुकन भी ना हो, मुझे पता नहीं है इस बात का, इल्म नहीं है, क्योंकि वो तो एतजाज हसन के दुम चले थे जब से हम उनको जानते हैं, हमेशा उनके साथ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जिक्र किया किस तरह के वो पीपल्स पार्टी में थे, तो वो एतजाज हसन के जूनियर थे हमेशा से और उनके साथ रहे हैं। उनके साथ साथ ही वो अभी तक फिरते रहे। मुझे नहीं पता उन्होंने कब पीटीआई रेगुलरली ज्वाइन की है या की भी है कि नहीं की। तो अगर वो कहते हैं कि अगर लड़ाई इतनी तक आ गई है तो फिर सुलह कर लो। और वैसे भी जो पीपल्स पार्टी के बानी, पीटीआई के जो बानी अरकान थे, उनमें से तो बहुत कम रह गए हैं। अब जो पीटीआई को जो मलगूबा दिया गया और जो पीटीआई चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया तब्दीली लाने के लिए,
उसके बाद तो हालत यही होनी थी ना कि आपको अपनी कोर कमेटी में से भी कोई मेंबर नहीं मिल सका। अब गुफ्तगू करें तो मुझे हामिद खान साहब का नाम याद आया है, जो कि वो भी एक लीगल फेस ही हैं और पीटीआई में बड़े करीब और क्लोज भी रहे हैं, तो उनको नहीं कंसिडर किया गया खान साहब की जानिब से? तो यही तो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, यही तो वो तजादात हैं जिसने इमरान खान को और उसकी पार्टी को इस हाल तक पहुंचा दिया। कहते कुछ है, करते कुछ हैं। हामिद खान साहब एक साफ, निस्बतन साफ आदमी हैं, निस्बतन दयानतदार आदमी हैं, तो उनका हक बनता ही नहीं है पीटीआई चेयरमैन बनने का। इसी तरह का कोई उन्होंने लाना था तो वो ला रहे हैं। अब इसका जो माजी है, हमारा माजी ये गवाह है कि इस तरह की अपॉइंटमेंट से पार्टी बचती नहीं है। अब आप देख लें कि पीपल्स पार्टी का पहले, ये सबसे पहले इस तरह की सिचुएशन में से गुजरना पड़ा तो पहले नुसरत भुट्टो थी, फिर बेनज़ीर भुट्टो बनी और उसके बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो। नवाज शरीफ के दौर में पहले जावेद हाशमी बने, उसके बाद शहबाज शरीफ और फिर दोबारा नवाज शरीफ और फिर शहबाज शरीफ। अब पीटीआई ने अगर ये रास्ता लिया है तो कम से कम कोई वसीम अकरम प्लस तो होता। वसीम अकरम प्लस भी नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे। कोई उनके जितने चीफ मिनिस्टर थे वो उनके साथ नहीं है या उनको बना नहीं पा रहे। प्राइम मिनिस्टर खुद तो जाहिर है अंदर है, तो इसलिए ये अजीबोगरीबी खिचड़ी सी है। और वो जो कहते हैं ना कि इफ यू लिव बाय स्वॉर्ड यू डाई बाय स्वॉर्ड, तो आपने जो किसी के कहने पे जो कुछ बनाया, अब किसी के कहने पे वो उधेड़ा जा रहा है, तो अब अधेड़ू माल का तो यही हाल होता है। जी ज़ैगम साहब, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी तकसीम होती रही हैं, क्या 2 दिसंबर को एक और मुल्की सियासी जमात तकसीम होने जा रही है? और क्या, जैसे अभी हवाला दिया कि विरासत आगे चलती रही, ये बिना विरासत के पार्टी सफ़र तय कर पाएगी? आयशा साहिबा, मज़ीद आपने कितना इस बेचारी पीटीआई को तकसीम करवाना है? 3 पार्टियां तो बन चुकी हैं। इस वक्त जो मसला है वो ये है कि हफ्ते को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जी। किसी को चेयरमैन बनाना है और नहीं भी बनाना, क्योंकि सब पार्टियों की तरह ये कोई जमहूरी पार्टी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी फैसला नहीं करती कि चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन फैसला करता है कि चेयरमैन कौन होगा। सिंगल मैन, वन मैन पार्टी है। इमरान खान के बगैर एक सर कटा मुर्गा है। इसलिए एक ऐसे आदमी को लाया गया है जिससे ये तासुर भी पैदा ना हो कि पार्टी को कोई और चेयर कर रहा है, जो बेज़रर हो, नोबॉडी हो, कोई ख़तरात भी पैदा ना करे, जो वकील हो ताकि बराह रास्त हिदायत ले सके, जेल के अंदर से हिदायत लेकर आए, और फिर वकील हो ताकि गिरफ्तारी से भी बच सके। अब मामला ये है कि बहरहाल ओहदे की तो अपनी ताकत होती है ना जी, ओहदा तो ओहदा होता है। अब चेयरमैन पीटीआई के तौर पर गौहर खान साहब को मुज़ाकरात भी करने होंगे, ताकत के सेंटर्स से भी, दूसरी सियासी जमातों से भी। टिकटें भी देनी होगी, कम से कम दस्तखत तो टिकटों पे करने होंगे। पार्टी को लीड करना होगा, वर्कर्स को मोबिलाइज करना होगा, और इलेक्शन कैंपेन को भी हिदायत देनी होगी। चेयरमैन पीटीआई का तो उन पर एतमाद है, क्या अवाम का भी उन पर एतमाद होगा? क्या जो उनके साथ मुज़ाकरात करने वाले हैं उनका भी एतमाद होगा कि ये वाकई उस सतह का, उस स्टैचर का लीडर है जिसके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? जब वो जलसे में जाएंगे तो क्या अवाम को वो मोबिलाइज भी कर पाएंगे? अगर आप इसके मुकाबले में दूसरी 2 बड़ी पार्टियों को देखें, उन पर भी जब ऐसा वक्त आया तो उन्होंने मेरे ख्याल में निस्बतन बेहतर लोगों का इंतखाब किया। एक बार मुस्लिम लीग नवाज ने राजा ज़फ़रुल हक का इंतखाब किया, दूसरी बार जावेद हाशमी का इंतखाब किया। ठीक। पीपल्स पार्टी पर जब ऐसा वक्त आया तो उसने अमीन फ़हीम का इंतखाब किया। दुरुस्त। ये सब वो लोग, ऐसे लोग थे जिनकी अपनी भी कोई सियासी अहमियत थी। जब वो बात करते थे तो उनकी बात सुनी भी जाती थी। मेरे ख्याल में ये फैसला खुद इमरान खान की तर्ज सियासत की, उनकी सोच की अक्कासी करता है, और शायद ये फैसला उनकी पार्टी को, उनके फॉलोअर्स को सूट भी करेगा। ठीक है जी, चारों मेहमानों का शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम से अल्लाह हाफ़िज़।